इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बजे का वक्त है और अब शुरू हो चुका है इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार, हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश और पंजाब की हर बड़ी खबर, हर चुनावी खबर जिसका कनेक्शन 2022 के इलेक्शन से है। शुरुआत आज की टॉप 3 खबरों के साथ करते हैं और जल्दी से आपको बता देते हैं कि आज की 3 बड़ी चुनावी खबरें कौन सी है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर भ्रष्टाचार को लेकर योगी आदित्यनाथ की इनटॉलरेंस की नीति। जी हां, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर है जहां पर योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार फिर से ये साफ हो गया है। सीबीआई ने एक्शन लिया है। गोमती रिवर फ्रंट में हुए भ्रष्टाचार को लेकर ये पूरा बड़ा मामला है, इस पर हम देंगे आपको डिटेल। और आज की दूसरी बड़ी खबर मुस्लिम कार्ड। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना की जाति के कार्ड खेले जाते हैं, धर्म के कार्ड खेले जाते हैं और अब मुस्लिम कार्ड खेला है असदुद्दीन ओवैसी ने और उन्होंने टारगेट किया है अखिलेश यादव को। और आज की तीसरी बड़ी खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर बिजली के मुद्दे पर अपनों से ही घिर गए हैं कैप्टन साहब और अब इस बार उन्हें अपने टारगेट पर ले रहे हैं बाजवा साहब। इससे आपको खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले भ्रष्टाचार पर योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम सबसे पहले आपको जानकारी दे दें। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा होगा, यह तय हो गया है क्योंकि योगी ने करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। आज लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में सीबीआई ने रेड की है। बुलंदशहर, रायबरेली और इटावा में भी सीबीआई ने रेड की है। अखिलेश यादव और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट पे घोटाले को लेकर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के साथ ही बंगाल और राजस्थान में भी रेड की है। यूपी में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, इन इलाकों का नाम हमने आपको बताया जहां पर रेड की गई है। अखिलेश सरकार के दौरान गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का आरोप है और इसी के सिलसिले में सीबीआई ने ये रेड की है। और इसी से आप ये अंदाजा लगा लें कि 42 ठिकानों पर जहां पर सीबीआई के छापे मारे गए हैं, कितना बड़ा ये चुनावी मुद्दा हो सकते हैं, आप इसे समझिए। लेकिन पहले ये समझिए कि गोमती रिवर फ्रंट आखिर घोटाला है क्या। इस घोटाले के बारे में आपको जानकारी दे दें। अखिलेश यादव के कार्यकाल में घोटाले का आरोप लगाया गया है और घोटाला कितने करोड़ का, 1513 करोड़ में गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ का बनाया गया। 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी 60% ही काम हो पाया। 95% बजट खर्च करने के बाद भी काम 100% नहीं हो पाया। ये बड़ा आरोप है। प्रोजेक्ट में दागी कंपनियों को ठेका दिया गया। क्यों दिया गया, इसमें किसका फायदा था, किसने मुनाफा कमाया। रिवर फ्रंट के लिए विदेशों से महंगा सामान भी खरीदा गया। अब सामान खरीदा गया तो लगाया कितना गया। नेताओं और अधिकारियों के विदेश दौरे में फिजूल खर्ची की गई। 2017 में योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई तो न्यायिक मामले सामने आए और इसी के न्यायिक रिपोर्ट के आधार पर जो जांच कमेटी बनाई गई, उसमें अब उसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच कर रही है। अब सीबीआई के एक्शन पर भी आपको अपडेट दे देते हैं कि अभी तक जो भी एक्शन लिया गया है सीबीआई की ओर से, इसमें क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कहां-कहां पे छापे मारे गए हैं। यूपी, बंगाल, राजस्थान में छापेमारी चल रही है। यूपी के 8 शहरों में छापेमारी हो रही है तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और आगरा में ये रेड हुई है। बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर और इटावा में भी छापेमारी की जा रही है। 190 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। रुचि कुमार से हम ये समझेंगे अब कि सीबीआई के एक्शन का 2022 का कनेक्शन क्या है और इसका असर क्या है, लेकिन पहले आप उनकी एक रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट में हुए घोटाले को लेकर आज सीबीआई 42 जगह छापे मार रही है। इन 42 जगहों में से 40 उत्तर प्रदेश में है, एक वेस्ट बंगाल में, एक राजस्थान में। लखनऊ का ये गोमती नगर इलाका है और यहाँ का सबसे पॉश इलाका विपुल खंड है, जिसमें ये इंजीनियर अखिल रमन का बंगला है, जहाँ पे सीबीआई की टीम अंदर गई है। बहुत सारे अफसर बहुत सारे कागज लेके अंदर जाते हुए हमें दिखाई दिए हैं और कुछ लोग बाहर भी निकले हैं। तो यहाँ पर लगातार कार्रवाई जारी है।
ऐसा कहा जाता है कि अखिल रमन की जो गोमती रिवर फ्रंट हुआ था उसमें बड़ा उनका रोल था, और इस तरह के आरोप लगे थे कि ये जो गोमती रिवर फ्रंट था वो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2016 में शुरू हुआ, 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट था, करीब 95% बजट जारी भी हो गया, लेकिन काम हुआ सिर्फ 50%। उसमें भी बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप लगे। 2017 में जैसे ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, पूरे मामले की जांच हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रिवर फ्रंट पहुंचे और वहां पे अधिकारियों को बुलाकर समझा कि यहाँ किस तरह का घपला किया गया है। इस तरह से बीच बीच में यहाँ दरवाजे खुल रहे हैं, सीबीआई की टीम अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। तो ये घपले की जांच जैसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, इसकी जांच शुरू हो गई और अब सीबीआई फुल फॉर्म में है। इस तरह से छापेमारी हो रही है। करीब 96 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, 3 लोग इस मामले में अरेस्ट हो चुके हैं। तो अब चुनाव आने वाला है, तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा और गोमती रिवर फ्रंट में जिस तरह का घपला हुआ, योगी सरकार उसको भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएगी। कैमरामैन मनोज के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। 2017 में योगी सरकार आई, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी तैयार हुई। रिपोर्ट के आधार पर अब सीबीआई एक्शन भी ले रही है, लेकिन हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह, मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि उस रिपोर्ट पर एक्शन अब हो रहा है जब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है? देखिए मीनाक्षी, समय को लेकर के निश्चित तौर पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसे मामले की जांच में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। शुक्रवार को इस मामले में 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़ के अलावा जो रायबरेली और सीतापुर के इलाके हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है और एक साथ 40 जगहों पर छापेमारी की जा रही है चुनाव से ऐन पहले। इसको लेकर के विपक्ष और तमाम लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन 2017 में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ था, वो खुद मौके पर गए थे और उन्होंने बताया गया था कि जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें कहा गया था कि 1513 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट योजना में 90% से ज्यादा पैसा निकाल लिया गया, यानी कि इस्तेमाल कर लिया गया। इसके बावजूद जो काम हुआ है वो 50% के करीब हुआ, यानी कि पैसों की बंदरबाट हुई है, गलत सामान का इस्तेमाल किया गया है, विदेशों से उन सामान को आयात किया गया है जो दरअसल कम जगहों पर कम पैसों में खरीदे जा सकते थे, देश में ही ले जा सकते थे। विशाल, उत्तर प्रदेश में जो छापेमारी हुई है समझ में आती है, लेकिन इसके साथ साथ बंगाल और राजस्थान के भी कुछ ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। ये कौन कौन सी ठिकाने हैं जहां पर छापे डाले जा रहे हैं, वहां से क्या कनेक्शन है? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं, एंटी करप्शन विंग के लोग बता रहे हैं कि जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स का पैसा वहां पे रखा हुआ है, उनकी जो फाइल्स हैं जिसमें घोटाले के प्रमाण हैं उनके पास, वो वहां पर मौजूद हैं राजस्थान और बंगाल में। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो इंजीनियर्स इस पूरे बंदरबाट में इन्वॉल्व थे, उनके सहयोगियों के घर वहां पर हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है सीबीआई की तरफ से कि वहां पर जब छापेमारी होगी तो इस पूरे घोटाले के पीछे जो कागजात हैं, जो सबूत है, जो इंफॉर्मेशन है, वो भी वहां से कलेक्ट होगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी छापेमारी की जा रही है। एक साथ 40 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है ताकि किसी को भी अलर्ट होने का मौका ना मिले और सीबीआई जो काम करना चाहती है, जो सबूत इकट्ठा करना चाहती है, जो चार्जशीट से पहले मामले को बढ़ाना चाहती है, इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाना चाहती है, उससे निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। तो सीबीआई इसी उम्मीद के साथ एक साथ 40 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी कर रही है ताकि रिवर फ्रंट घोटाले का जो पूरा मामला है उसको कोर्ट में सही समय पर प्रस्तुत किया जा सके। लेकिन चुनाव से ठीक पहले हो रही इस छापेमारी को लेकर के विपक्ष दरअसल टाइमिंग ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। कौन सा काम किस समय पर किया जा रहा है, उससे मंशाएं सामने आती हैं। बहरहाल विशाल, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लेकिन रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई के एक्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार का पहला रिएक्शन आ गया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि एसपी सरकार का चाल और चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई आज 42 जगह छापे मार रही है, जिसमें से 40 उत्तर प्रदेश में हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। ये जो छापे पड़ रहे हैं, आप लोग ने शुरू में जैसी सरकार आई घोटाले के आरोप लगाए थे, किस किस तरह के घोटाले? ये देखिए, इसका तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन राज्य सरकार के माध्यम से नहीं मगर केंद्र सरकार की एजेंसी है, ऑटोनोमस एजेंसी है सीबीआई, वो कर रही है। और उसके अंदर जो खुलासा हो रहा है, जिस प्रकार से छापे मारे जा रहे हैं, और खाली उत्तर प्रदेश नहीं, 7 जगह मारे जा रहे हैं, 7 राज्यों में मारे जा रहे हैं, तो दिखता है कि
समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या रहा है 5 साल के शासनकाल में, और वही चीख चीख के चिल्ला रहा है कि देखो हमने कितना बड़ा गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया है। आप लोगों ने जांच कराई थी शुरुआती, तो किस किस तरह के घोटाले आप लोग को मिले थे कि मामला सीबीआई को देना पड़ा? नहीं, इसके अंदर जो हम लोगों ने जांच करी थी एसआईटी के माध्यम से, उसके अंदर जो चीजें जो सामने आई उसमें ये जरूर दिख रहा था कि जिस प्रकार का घोटाला है वो खाली राज्य तक की सीमित नहीं है, इसके जो तार हैं और कहीं भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि वही साफ दिख रहा है कि आज जब छापे मारे जा रहे हैं तो 7 राज्यों के अंदर और भी जगह मारा जा रहा है। तो ये इसलिए कोई ना कोई एक केंद्र की एजेंसी हो सकती है जो ऑटोनमस होती है, वो इतने बड़े पैमाने पर जब घोटाला होता है तो उस पर फिर वो जांच करती है। और अब इलेक्शन शो की दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर 2022 की जंग का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। लड़ाई खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोट को लेकर हो रही है। जिला पंचायत चुनाव के नतीजों पर ओवैसी ने एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड चल दिया है। ओवैसी ने अपने निशाने पर अखिलेश यादव को लिया। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी है, लेकिन एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष मुसलमान नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को 2ym दर्जे का शहरी बनाकर रख दिया गया है। ओवैसी के निशाने पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव रहे। उन्होंने कहा कि सपा ने 800 सीटें जीती, लेकिन केवल 6 जिलों में पंचायत अध्यक्ष बनाए गए और उसमें भी एक भी मुसलमान नहीं। ये हैरानी की बात है। ये सवाल खड़े किए बीजेपी से। अब ये देखिए पंचायत चुनाव के नतीजों पर ओवैसी का ये मुस्लिम कार्ड, जिसमें उन्होंने कहा 19% मुस्लिम आबादी का एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, मुसलमानों को 2ym दर्जे का शहरी बना दिया गया है, ये कहना है ओवैसी का। आपको एक एक करके ओवैसी के सभी ट्वीट दिखाते हैं। ओवैसी ने अपने पहले ट्वीट में क्या लिखा? उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं, मनसूबा बंद तरीके से हमें सियासी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। इतने पर ही वो नहीं रुके। असदुद्दीन ओवैसी ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने आगे क्या लिखा वो भी अब आपको बताते हैं। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में भी एक बार फिर निशाना साधा, आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश की एक सियासी पार्टी खुद को भाजपा बीजेपी का सबसे प्रमुख विपक्षी दल बताती है, यानी कौन? समाजवादी पार्टी। जिला पंचायत के चुनाव में उनके 800 सदस्यों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 5 अध्यक्ष की सीटों पर ही जीत हुई है। ऐसा क्यों? सवाल उठाया उन्होंने। क्या बाकी सदस्य बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं? भ्रष्टाचार का आरोप भी सीधा सीधा लगा। अब एक और तीसरा ट्वीट जो उन्होंने किया, उसमें उन्होंने क्या बातें कही वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज, औरैया जैसे जिलों में इस पार्टी के सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीत कर आए थे, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव फिर भी हार गए। इन सारे जिलों में तो कई सालों से परिवार विशेष का दबदबा भी रहा है। इसी का जिक्र हमने अपने कल के कार्यक्रम में भी किया था कि ये वो इलाके थे जहां पर तो सपा को जीतना था, लेकिन वहां पर भी उनका दबदबा नहीं दिखाई दिया। एक और जो चौथा ट्वीट उन्होंने किया है वो भी अब हम आपके सामने रख रहे हैं। अब तो हमें एक नई सियासी तदबीर अपनानी ही होगी। जब तक हमारी आजाद सियासी आवाज नहीं होगी तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होने वाले हैं। बीजेपी से डरना नहीं है, बल्कि जमहूरी तरीके से लड़ना है। जमहूरी तरीके से लड़ने की बात उन्होंने कही, और अगर वो इस लड़ाई की बात करते हैं तो वो उन मुसलमानों को साधने की कोशिश करते हैं जो आबादी उत्तर प्रदेश में 19% की है। आइए आंकड़ों की जुबानी हम बात करते हैं। ओवैसी ने जिस मुस्लिम वोट बैंक को उत्तर प्रदेश में टारगेट किया, यूपी में उनकी संख्या 19% है। उत्तर प्रदेश का यह तीसरा बड़ा वोट बैंक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुल 30% मुस्लिम वोट यहीं से आते हैं। इनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, यहाँ पर मुस्लिम आबादी 35% है। आप देखिए ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और अगर कंसोलिडेट होकर ये किसी एक दल के पास चली जाती है तो उसकी किस्मत बदल सकती है। अब वो इलाके आपको बताते हैं जहां पर मिशन 2022 के लिए असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। उत्तर प्रदेश के वो जिले जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है वो है मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, जहां पर
50% या 50% से कम मुस्लिम आबादी है। सहारनपुर, शामली 42% आबादी, मुजफ्फरनगर 41% आबादी। अच्छा, आप एक चीज इस बात में नोटिस करिए कि ये तमाम वो ऐसे इलाके हैं जहां पर जाटों की आबादी भी बहुत बड़ी संख्या में है। ये वो इलाके हैं, इनमें से कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का भी दबदबा है। ये वो ऐसे इलाके हैं जहां से किसान बहुत बड़ी संख्या में जो नाराज हैं वो भी आते हैं। तब आप अगर समीकरण बैठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी की नजर से, अगर आप ये सोच के देखते हैं कि मुस्लिम अगर कंसोलिडेट वो कर लेते हैं, किसान आंदोलन को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ नाराजगी झेल रही है, अगर वो वोट भी वो अपने साथ कर लेते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी की भी नजर है, तो क्या बड़ा करिश्मा AIMIM कर सकती है। तो दूर की नजर है असदुद्दीन ओवैसी की और इस वक्त उनकी नजर इसी वोट बैंक पर है और इसी को साधने की वो बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजों ने बड़े बड़े सूरमाओं को चित कर दिया है और नए पॉलिटिकल इक्वेशंस उसकी झलक दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी का MY यानी आप ये देखिए अखिलेश यादव के MY समीकरण की अगर हम बात करें, इसमें बीजेपी ने सेंध लगा दी है। अब सेंध कैसे लगाई है वो हम आपको नाम दिखा रहे। बीजेपी ने जिला पंचायत चुनाव में न सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज की, बल्कि उसके 4 यादव कैंडिडेट भी जीत गए हैं, जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं। वर्षा यादव इन्होंने बदायूं से जीती और मोनिका यादव फर्रुखाबाद से। बीजेपी के कैंडिडेट जिन्होंने जीत दर्ज किया, अनामिका यादव, ये संभल से बीजेपी की जीत के सिरमौर बनी। अब आप देखिए ये वो नाम है जिनका सरनेम यादव है, लेकिन सिंबल भारतीय जनता पार्टी का है, जीत दर्ज हुई है। यही हाल मुस्लिम बहुल सीटों का भी रहा। मुरादाबाद में बीजेपी जीती तो रामपुर में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसके अलावा अगर बात की जाए सहारनपुर की, सहारनपुर पर भी बीजेपी, अब ये वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम बहुलता है, यहां पर शायद बीजेपी की हार हो सकती थी, लेकिन यहां पर भी जीत हुई। तो इसके पीछे इक्वेशन क्या है, रणनीति क्या थी, ये सोचना समझना बहुत जरूरी है। शामली यहां से भी बीजेपी जीती, मुजफ्फरनगर बीजेपी ने जीत दर्ज की, अमरोहा में बीजेपी जीती, तो मेरठ और बहराइच में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये भारतीय जनता पार्टी कैसे कर पाई? मुस्लिम बहुल सीटों पर भी जीत दर्ज कर ली, यादवों के वोट बैंक में भी सेंधमारी कर ली। देखिए मीनाक्षी, इस इक्वेशन को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जब जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव हुए, यानी कि पंचायत का फर्स्ट फेज हुआ, उस दौरान बीजेपी को अपेक्षाकृत वो परिणाम नहीं मिले जिसका एंटिसिपेशन पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसको ये पता लगा कि पार्टी का जो परफॉर्मेंस है जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के दौरान उतना अच्छा नहीं रह पाया है जितना अच्छा रहने की जरूरत थी, तुरंत मीटिंग्स हुई हैं, लोकल जो जिलाध्यक्ष हैं उनको लखनऊ बुलाया गया है, प्रभारी मंत्रियों को लगाया गया है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर भूमिका हो जाती है निर्दलीय कैंडिडेट्स की। निर्दलीय कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ मिलाया और जो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया था, उन कैंडिडेट्स की भी संख्या ऐसी थी जिनकी की जीत दर्ज हुई थी, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ मिलाया और कुल मिलाकर के चक्रव्यूह की रचना कुछ इस तरीके से की कि जहां पर समाजवादी पार्टी के सदस्य ज्यादा भी थे वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की रणनीति बनाई कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि विपक्ष की जो पूरी रणनीति थी, समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, वो बाकायदा कैंप कर रहे थे जिले में जाकर के और अपने साथ सदस्यों को लेकर गए थे, लेकिन सदस्य उनके साथ तो थे, लेकिन जब वो वोट देने पहुंचे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। तो अपने आप में समझा सकता है कि जो रणनीति थी उसमें कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से। यही वजह है कि 11 जिला अध्यक्षों के खिलाफ सरकार, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से कार्रवाई की गई। और एक मौका भी असदुद्दीन ओवैसी को मिल गया विशाल यहां से कि वो ये बता सके और वो मुस्लिम वोटों को साध सके और ये समझा सके कि अगर बीजेपी को हराना है तो मुस्लिम वोटों को एकजुट होकर कंसोलिडेट होकर उनके पास आना होगा। शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब की बार किसकी सरकार, हमारे स्पेशल इलेक्शन बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खबर होगी पंजाब से, जहां पर सिद्धू के बाद अपने ही पार्टी के एक और बड़े लीडर बाजवा के आरोपों से घिर गए हैं कैप्टन अमरिंदर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।